कहानी की शुरुआत साल 2036 से होती है, जहां टी वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। धरती के ज्यादातर शहर खंडहर बन चुके हैं और इंसानों की आबादी लगभग खत्म हो चुकी है। करीब 6 अरब लोग इस वायरस की चपेट में आकर खतरनाक ज़ॉम्बी बन गए हैं, जिन्हें अब ज़ीरोस कहा जाता है। बचे हुए इंसान इन ज़ीरोस के डर से ऊंची दीवारों से घिरे शहरों में कैद होकर रहने लगे हैं, जिन्हें फ्री होल्ड कहा जाता है। लंदन के एक ऐसे ही फ्री होल्ड में जेड नाम की एक महिला रहती है, जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च का काम करती है। जेड का मुख्य काम ज़ीरोस में हो रहे नए बदलावों को रिकॉर्ड करना है। अपने इस खतरनाक काम की वजह से उसे अक्सर सुरक्षा घेरे से बाहर जाना पड़ता है और इसी वजह से वह अपने पार्टनर अर्जुन और अपनी बेटी बिया से सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए ही जुड़ी रहती है। एक दिन जेड अपनी गंध छुपाने के लिए शरीर पर स्प्रे करती है और एक खरगोश लेकर बाहर निकलती है ताकि अपना टेस्ट पूरा कर सके। कैमरा सेट करने के बाद वह खरगोश पर खून की एक बूंद डालती है और उसे खुले मैदान में छोड़ देती है। खून की गंध पाते ही सैकड़ों ज़ीरोस दौड़कर खरगोश की तरफ आते हैं, लेकिन खरगोश इधर उधर भागता रहता है और वे ज़ीरोस उसे पकड़ने के बजाय आपस में ही टकराते रह जाते हैं। जेड अपने नोट्स में लिखती है कि इन ज़ीरोस में अभी भी समझने की कोई क्षमता नहीं बनी है। जैसे ही वह वापस लौटने लगती है तो उसका हाथ किसी नुकीली चीज से कट जाता है। ताज़ा खून की गंध से आकर्षित होकर ज़ीरोस का पूरा झुंड उसकी तरफ भागने लगता है। वह जान बचाकर भागती है, लेकिन एक ज़ीरो उस पर कूद पड़ता है। जेड किसी तरह उसे धक्का देकर खुद को सुरक्षा घेरे तक खींच लाती है, जहां लगे ऑटोमेटिक फ्लेम थ्रोअर्स चालू हो जाते हैं और सभी ज़ीरोस को जलाकर राख कर देते हैं। सबके जलने के बाद वहां से उठता लाल धुआं आग को शांत कर देता है। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है और धरती फाड़कर एक बड़ा कीड़े जैसा जीव बाहर निकल आता है। जेड तुरंत भागकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वह विशाल जीव उसे पैरों से पकड़कर एक कार पर पटक देता है। जैसे ही वह जेड को मारने वाला होता है, तभी 3 हथियारबंद लोग वहां पहुंचते हैं और उस जीव पर गोलियां चलाकर उसे मार देते हैं। जब वे जेड की हालत देखने पास आते हैं तो उनकी नजर उसके हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ती है। उस टैटू से पता चलता है कि वह पहले टी वायरस से बची हुई एक सर्वाइवर है। यहाँ से कहानी 14 साल पीछे साल 2022 में पहुंचती है। महामारी शुरू होने से ठीक 3 महीने पहले हाफ ट्विन बहनें जेड और बिली अपने पिता अल्बर्ट वेस्कर के साथ न्यू रैकून सिटी में शिफ्ट होती हैं। अल्बर्ट लंबे समय बाद दोबारा अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के बोर्ड में शामिल हुआ है। न्यू रैकून सिटी साउथ अफ्रीका में बसाया गया एक प्लान शहर है, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग अम्ब्रेला कंपनी के लिए ही काम करते हैं। दोनों बहनें इस नए शहर में आकर बिल्कुल खुश नहीं हैं। वे अक्सर अपने पिता से शिकायत करती हैं कि उनके लिए काम परिवार से ज्यादा जरूरी है। अल्बर्ट हर 2 हफ्ते में अपनी दोनों बेटियों का खून लेता है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वह ऐसा क्यों करता है। वह चुपके से माइक्रोस्कोप में उनके सैंपल देखकर नोट्स बनाता है और फिर वही खून अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। अगले दिन स्कूल में बिली अकेली बैठी होती है। तभी टैमी नाम की एक लड़की उससे बात करने आती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद टैमी उसका मजाक उड़ाने लगती है। गुस्से में बिली उसे गंदा इशारा करती है, जिससे चिढ़कर टैमी उस पर हमला कर देती है। दोनों लड़ने लगती हैं, लेकिन टीचर आकर उन्हें अलग कर देता है। घर जाकर जेड उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि लड़ाई का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है और ऑडियंस बिली का मजाक उड़ा रही है। उधर अम्ब्रेला के ऑफिस में रोथ नाम का एक अधिकारी अल्बर्ट को टिजुआना में हुई एक भयानक दुर्घटना की फुटेज दिखाता है, जिसमें प्रयोग के दौरान 6 लोग घायल हुए थे और 3 मारे गए थे। अम्ब्रेला ने इस खबर को दबा दिया है, लेकिन अल्बर्ट यह देखकर डर जाता है। उसे एहसास होता है कि यह सब फिर से शुरू होने वाला है। अगले दिन स्कूल में टैमी बाथरूम में होती है कि तभी अचानक मास्क पहने कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। बाद में प्रिंसिपल बिली को बुलाता है, क्योंकि वह मास्क बिली के लॉकर से मिला था, जिससे सबको लगता है कि हमला उसी ने किया है, लेकिन असल में यह सब जेड ने किया था ताकि उसकी बहन बिली क्लास में ताकतवर दिखे। इसके बाद स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाई जाती है। टैमी का पिता बिली पर केस करने की धमकी देता है और उसे दिमागी तौर पर बीमार तक कह देता है। तभी अल्बर्ट कमरे में आता है। वह उस आदमी को याद दिलाता है कि वह अम्ब्रेला के बोर्ड में है और एक इशारे पर उसे नौकरी से निकलवाकर हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करवा सकता है। यह सुनकर टैमी का पिता डर जाता है और मजबूरी में अपनी बेटी से माफी मंगवाता है। अल्बर्ट को लगता है कि उसने एक अच्छे पिता का फर्ज निभाया है, इसलिए वह बिली को अपने ऑफिस में लंच के लिए बुलाता है। स्कूल के बाद बिली अम्ब्रेला पहुंचती है। वहां की एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी और होलोग्राम देखकर वह हैरान रह जाती है, लेकिन जब उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो जख्मी खरगोशों से भरी थी, तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अम्ब्रेला
अम्ब्रेला जानवरों पर क्रूर प्रयोग कर रहा है। रात में बिली जेड से मदद मांगती है कि वे अम्ब्रेला में घुसकर सबूत इकट्ठा करें। दोनों बहनें चुपके से अल्बर्ट का आईडी कार्ड और सामान लेकर लैब में घुस जाती हैं। बिली जानवरों के पिंजरों को रिकॉर्ड करने लगती है, जबकि जेड कंप्यूटर में लॉगिन कर लेती है। वहां उसे टिजुआना वाला वीडियो मिलता है, जिसमें साफ दिखता है कि अम्ब्रेला के गार्ड आम लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। बिली जैसे ही उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलती है, अंदर से एक खतरनाक झोंबी कुत्ता उन पर झपटता है। वह जानवर इतना ताकतवर है कि लोहे की चीजें भी तोड़ देता है। जान बचाने के लिए दोनों बहनें जल्दी से एक मेज के नीचे छुप जाती हैं और उस जानवर के आगे निकल जाने का इंतजार करती हैं। जैसे ही मौका मिलता है, बिली दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां लगा होलोग्राम चालू हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर वह डोबरमन वापस लौट आता है और मेज के नीचे छुपी दोनों बहनों को ढूंढ लेता है। किस्मत से वे दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलती हैं। दौड़ते हुए वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचती हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। तभी वह जानवर आ जाता है और सीधे बिली पर कूदकर उसे बुरी तरह काटने लगता है। यह देखकर जेड पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और पूरी ताकत से उस कुत्ते के सिर पर तब तक मारती है जब तक वह मर नहीं जाता। इसके बाद जेड खून से सनी बिली को गोद में लेकर रोने लगती है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। जेड की आंख फ्रीहोल्ड के मेडिकल विंग में खुलती है, जहां उसकी सारी चोटें ठीक कर दी गई हैं। वह पास पड़े डिवाइस पर खबरें देख रही होती है कि तभी फ्रीहोल्ड का लीडर टेट अंदर आता है। जेड अपने कैंप पर वापस जाना चाहती है, लेकिन टेट एक फ्लेयर दागकर उसे दिखाता है कि बाहर की दीवारें लाखों जीरो से घिरी हुई हैं। यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, उनका हेलीकॉप्टर। तभी एक गार्ड खबर देता है कि अम्ब्रेला का एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा है। पता चलता है कि अम्ब्रेला ने सभी ओरिजिनल सर्वाइवर्स पर इनाम रखा है और जेड उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। टेट जेड पर बंदूक तान लेता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आता है, अम्ब्रेला का कमांडर बैक्स्टर बाहर निकलता है और बिना चेतावनी के टेट को गोली मार देता है। वह अपनी टीम को आदेश देता है कि पूरे फ्रीहोल्ड को खत्म कर दो। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और लोग मारे जाने लगते हैं। सैनिक फ्लेमथ्रोअर से पूरी बिल्डिंग में आग लगा देते हैं। जेड आग से बचते हुए भागती है, लेकिन बैक्स्टर और उसके सैनिक उसे घेर लेते हैं। बैक्स्टर कहता है कि उसकी बहन उसे ढूंढ रही है और उसे सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन जेड साफ मना कर देती है और बिना सोचे समझे सीधे नीचे मौजूद जीरोस के बीच कूद जाती है। वह एक डस्टबिन पर गिरती है और लुढ़कते हुए जमीन पर पहुंचती है, जहां जीरोस तुरंत उसका पीछा करने लगते हैं। बैक्स्टर अपने जवानों को आदेश देता है कि जीरोस पर गोलियां चलाओ ताकि जेड जिंदा रहे। जेड एक कांच की दीवार को ढाल बनाकर आगे बढ़ती है। बैक्स्टर उसे फिर से ऑफर देता है कि अगर वह उसके साथ आ जाए तो वह उसे बचा लेगा। तभी वहां से एक स्थानीय आदमी कार लेकर भागने की कोशिश करता है। जेड जीरोस को हटाकर उस कार तक पहुंचती है और उसकी छत पर चढ़ जाती है। ड्राइवर तेजी से गाड़ी भगाता है, लेकिन गेट के पास पहुंचते ही वह गाड़ी रोक देता है, क्योंकि उसे डर था कि छत पर लगे नुकीले स्पाइक्स से जेड घायल हो जाएगी और कार का संतुलन बिगड़ जाएगा। ड्राइवर जेड पर बंदूक तान कर कहता है कि वह गाड़ी से उतर जाए, क्योंकि जेड के साथ होने से वह भी मर सकता है। जेड उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऊपर इमारत से कूदकर जीरोस कार को घेर लेते हैं। ड्राइवर कुछ जीरोस को मारता है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से जीरोस उसे मार डालते हैं। जेड उससे बचा नहीं पाती, लेकिन मौका पाकर खिड़की तोड़कर ड्राइवर सीट पर बैठती है और किसी तरह गाड़ी निकालकर फ्रीहोल्ड से बाहर निकल जाती है। लंबे सफर के बाद जेड डोवर फ्रीहोल्ड पहुंचती है, जिसने हाल ही में सुरक्षा के लिए अम्ब्रेला से समझौता किया है। वहां वह मेलिंडा नाम की महिला के घर जाती है, जिसके पति बैरी ने पहले जेड की मदद की थी। बैरी घर पर नहीं है, लेकिन मेलिंडा जेड को अंदर आने देती है और अपना टैबलेट इस्तेमाल करने देती है। जेड अपने पति अर्जुन को वीडियो कॉल करती है और बताती है कि अम्ब्रेला उसके पीछे पड़ा है। अर्जुन उसे सलाह देता है कि वह कलेज पहुंच जाए, क्योंकि वह इलाका ब्रदरहुड नाम के संगठन के कब्जे में है और वहां वह सुरक्षित रहेगी। तभी जेड को बाथरूम से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बैरी जंजीरों से बंधा हुआ है और अब वह इंसान नहीं बल्कि एक जीरो बन चुका है। मेलिंडा रोते हुए बताती है कि बैरी को शक हो गया था कि वह संक्रमित हो चुका है, इसलिए उसने खुद को बांध लिया था। उसकी जेब में एक नोटबुक है जिसमें उन स्मगलर के कॉन्टैक्ट हैं जो जेड को कलेज पहुंचा सकते हैं। जेड अपनी सुरक्षा के लिए तैयार होकर वापस बाथरूम में जाती है।
वहाँ उसे पता चलता है कि मेलिंडा अपनी पालतू बिल्लियों को मारकर बैरी को खिला रही थी। जेड किसी तरह बैरी को गिराती है और उसकी जेब से नोटबुक निकाल लेती है। तभी बैरी अपना हाथ तोड़कर हथकड़ी से आजाद हो जाता है। वह जेड को धक्का देकर अपनी पत्नी मेलिंडा पर हमला करने दौड़ता है। इससे पहले कि वह मेलिंडा को मार पाता, जेड पीछे से आकर उसे खत्म कर देती है। जेड के वहाँ से निकलने के कुछ देर बाद बैक्स्टर वहाँ पहुँचता है और मेलिंडा से पूछताछ शुरू कर देता है। इधर जेड एक टैवर्न में बैरी के कॉन्टैक्ट से मिलती है। वह अपनी शादी की अंगूठी देकर सवारी मांगती है, लेकिन स्मगलर कहता है कि अंगूठी काफी नहीं है, पहले बैरी का पुराना कर्ज चुकाओ। पैसा न होने पर जेड पास ही बैठे एक नशे में धुत आदमी की टिकट चुरा लेती है। शाम को जेड शिप का इंतजार कर रही होती है कि अचानक बैक्स्टर और उसकी फौज वहां पहुंच जाती है। वे स्मगलर को गोली मार देते हैं और एक ड्रोन पूरे इलाके में फायरिंग शुरू कर देता है। लोग चीखते हुए भागने लगते हैं। जेड भी दौड़कर एक बंदूक उठाती है और छुप जाती है। तभी उसे एक डरा हुआ बच्चा दिखता है। जेड उसे उठाकर पास के एक वेयर हाउस में ले जाती है ताकि उसे बचा सके। बाहर बैक्स्टर के लोग लगभग सभी को मार देते हैं, लेकिन बैक्स्टर का आदेश साफ है, जेड को हर हाल में ढूंढो। तभी वेयर हाउस का दरवाजा खुलता है, लेकिन वह बैक्स्टर नहीं बल्कि उस बच्चे के माता पिता होते हैं। वे लोग शराब की तस्करी करते हैं और कलेज में नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। जेड उनके साथ सौदा करती है कि अगर वे उसे चैनल टनल के रास्ते ले चलें तो वह उन्हें सुरक्षित रखेगी। साल 2022 में खून से सनी बिली को होश आता है। जेड उसे सहारा देकर दूसरे कमरे में ले जाती है, जहां वह उसके बुरे जख्म को देखती है। तभी उनका पिता अल्बर्ट वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत बिली की चोट पर पट्टी बांधता है और दोनों लड़कियों को चेतावनी देता है कि सुरक्षा गार्ड किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं, इसलिए वे फौरन पीछे के दरवाजे से निकल जाएं। वह उन्हें यह भी सख्त हिदायत देता है कि वे किसी अस्पताल में न जाएं। जैसे ही दोनों बहनें वहाँ से निकलती हैं, अल्बर्ट सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके सीसीटीवी फुटेज खराब कर देता है ताकि उसकी बेटियों के वहाँ होने का कोई सबूत न बचे। इसके बाद वह उस मरे हुए कुत्ते का खून अपने सिर और कपड़ों पर लगा लेता है ताकि ऐसा लगे कि जानवर ने उस पर हमला किया था। जब गार्ड वहाँ पहुँचते हैं तो अल्बर्ट सिक्योरिटी हेड रोथ और कंपनी की सीईओ इवलिन से झूठ बोलता है कि लैब पर साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से कुत्ते का पिंजरा खुल गया। लेकिन एवलिन को उसकी बात पर शक होता है। उसे लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। घर पहुंचकर अल्बर्ट बिली की देखभाल करता है। वह मजबूरी में लड़कियों से झूठ बोलता है कि उस कुत्ते को एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी थी। वह दोनों बहनों को डराते हुए कहता है कि यह बात किसी को मत बताना। अगर अम्ब्रेला कंपनी को सच पता चला तो वे उन्हें मार देंगे। अगली सुबह अल्बर्ट बिली की आंखें चेक करता है। उसका घाव देखकर वह खुश नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा खतरा है। उधर जेड इंटरनेट पर टिजुआना वाले हादसे के बारे में सर्च करती है, लेकिन वह वेबसाइट जो सच दिखाने का दावा करती है उसे इंटरनेट कंपनी ने ब्लॉक कर रखा है। स्कूल में जेड यह देखकर हैरान होती है कि उसके क्लासमेट एक कॉपी किए हुए एनीमे को लेकर इतने एक्साइटेड हैं। उसे पता चलता है कि शहर की इंटरनेट सर्विस भी अम्ब्रेला के पास है और उन्होंने हर उस वेबसाइट को ब्लॉक कर रखा है जो उनके खिलाफ हो सकती है। साइमन ही एकमात्र ऐसा छात्र है जो इस वेबसाइट को हैक कर सकता है। जेड उससे मदद मांगती है। साइमन ब्लॉक तोड़कर वह वेबसाइट खोल देता है। वहाँ एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि टिजुआना में एक आदमी किसी जानवर के काटने के बाद पागल हो गया था और लोगों को काटने लगा था। इसी वजह से वहाँ हिंसा फैली थी। जेड साइमन के लैपटॉप से वेबसाइट के एडमिन को अपना नंबर लिखकर मैसेज करती है। हालांकि वह साइमन से झूठ बोलती है कि यह तो बस एक मजाक था। थोड़ी देर बाद जेड को एंजेल नाम के एक आदमी का कॉल आता है। वह उसी वेबसाइट का एडमिन है। एंजेल एक रिपोर्टर था जिसे अम्ब्रेला कंपनी के काले सच छापने से रोका गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। लैब में अल्बर्ट बिली के खून को एक चूहे में इंजेक्ट करता है। इंजेक्शन लगते ही चूहा तड़पने लगता है। इसका असर अल्बर्ट पर भी होता है और अपनी हालत संभालने के लिए उसे खुद बिली का खून अपने शरीर में लेना पड़ता है। इसके बाद एवलिन के साथ उसकी मीटिंग होती है। एवलिन नई दवा को जल्द से जल्द मार्केट में उतारना चाहती है, जबकि अल्बर्ट चेतावनी देता है कि यह दवा बहुत खतरनाक है। अल्बर्ट प्रोजेक्ट छोड़ने की धमकी देता है, लेकिन एवलिन उसे याद दिलाती है कि वह जिंदा सिर्फ उसकी कंपनी और अपनी बेटियों के खून की वजह से है, इसलिए वह कहीं नहीं जा सकता। घर पर बिली आईने में अपना घाव देख रही होती है कि अचानक उसे उल्टियां होने लगती हैं। फिर वह अपने कुत्ते पाब्लो को बाहर घुमाने ले जाती है, लेकिन पाब्लो उससे डरकर भौंकने लगता है। जानवरों
जानवरों को खतरे का एहसास हो जाता है। बिली जबरदस्ती पट्टा पहनाकर उसे बाहर ले जाती है, लेकिन पाब्लो तेजी से भागकर आजाद हो जाता है और पार्क में एक अजनबी आदमी के पास चला जाता है। जब बिली उसे लेने जाती है तो पाब्लो उस पर गुर्राने लगता है। उस आदमी को लगता है कि बिली कोई चोर है, इसलिए वह कहता है कि वह कुत्ते को शेल्टर होम ले जाएगा। बिली को अचानक बहुत तेज गुस्सा आता है। वह उस आदमी को जोर से मुक्का मारती है और पाब्लो को लेकर भाग जाती है। घर पहुंचकर जब वह बाथरूम में देखती है तो उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उधर लैब में वह संक्रमित चूहा कांच तोड़कर बाहर निकल आता है। अल्बर्ट दौड़कर आता है और देखता है कि चूहा पिंजरे से गायब है। काफी खोजने के बाद वह मशीन के पीछे छुपे चूहे को पकड़ लेता है। माइक्रोस्कोप में चूहे की हालत देखकर वह अंदाजा लगाता है कि बिली के पूरी तरह पागल होने में अब सिर्फ 52 घंटे बचे हैं। जेड को साइमन से एक ईमेल मिलता है। उसमें एंजेल की वेबसाइट से डाउनलोड की हुई एक फाइल होती है जिसमें अम्ब्रेला द्वारा इंसानों पर किए गए प्रयोगों की सारी काली सच्चाई होती है। अगली सुबह बिली को बहुत चक्कर आते हैं, लेकिन फिर भी वह घर से बाहर जाने की जिद करती है। अल्बर्ट उसका घाव देखता है और हैरान रह जाता है कि घाव कुछ अजीब तरह से ठीक हो रहा है। वह उसे स्कूल जाने की इजाजत दे देता है। स्कूल में साइमन के स्केटबोर्ड की आवाज सुनकर बिली परेशान हो जाती है। वायरस की वजह से उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज हो गई है और तेज आवाजें उसे चुभने लगी हैं। अम्ब्रेला ऑफिस में एवलिन टिजुआना और अपनी नई दवा को लेकर एक जरूरी मीटिंग बुलाती है। अल्बर्ट बोर्ड के सदस्यों को याद दिलाता है कि उनकी दवा भले ही चमत्कारिक है, लेकिन उसमें टी वायरस मिला हुआ है। वह चेतावनी देता है कि ओवरडोज होने पर यही वायरस मरीज को जीरोस बना देता है। वह सबूत के तौर पर अपना म्यूटेटेड चूहा दिखाता है, लेकिन एवलिन बहुत चालाक है। वह अपनी बात मनवाने के लिए एक नॉर्मल जानवर दिखाकर अल्बर्ट की बात को काटने की कोशिश करती है। एक खतरनाक कुत्ता एक बिल्ली पर भौंक रहा होता है, लेकिन तभी एवलिन एक विजुअल ट्रिगर चालू कर देती है। ट्रिगर चलते ही कुत्ता अचानक शांत हो जाता है और बिल्ली आराम से उसके पास से गुजर जाती है। एवलिन बताती है कि उनकी टीम ने दवा का नया वर्जन तैयार किया है जिसे इंसानों पर टेस्ट करने पर भी ऐसे ही नतीजे मिले हैं। उसका मानना है कि अगर इस दवा को गुस्सा और तनाव कम करने वाली दवा के तौर पर मार्केट में उतारा जाए तो इससे अरबों का मुनाफा होगा। जब अल्बर्ट इस आइडिया का विरोध करता है तो एवलिन उसी से यह बात बुलवाती है कि ओवरडोज के लिए किसी मरीज को 20,000 कैप्सूल खाने पड़ेंगे, जो असल जिंदगी में नामुमकिन है। स्कूल में बिली कैफेटेरिया में बैठी होती है, लेकिन वहाँ का शोर और तेज आवाजें उसे बहुत चुभने लगती हैं। वह घबरा कर बाहर भाग जाती है। क्लास में पहुँचते ही उसे अजीब महसूस होता है और वह बाथरूम में जाकर उल्टी कर देती है। जब वह आईने में अपना चेहरा देखती है तो एक पल के लिए उसे अपनी ही खून से सनी लाश दिखाई देती है, लेकिन वह सिर्फ उसका भ्रम होता है। दूसरी तरफ साइमन जेड को बताता है कि अम्ब्रेला ने अपना फायरवॉल अपडेट कर दिया है और अब उसे हैक करने के लिए नए कोड की जरूरत होगी। लेकिन घड़ी में समय देखकर साइमन डर जाता है कि कहीं कंपनी उन पर नजर तो नहीं रख रही। इस बात पर जेड उससे बहस करने लगती है। बिली, जो वायरस की वजह से बहुत ज्यादा संवेदनशील हो चुकी है, इस शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में उन दोनों को मुक्का मार देती है। जब उसे होश आता है कि उसने क्या किया है तो वह वहाँ से भाग जाती है। जेड उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन रास्ते में एवलिन उसे रोककर लिफ्ट ऑफर करती है, जिसे जेड साफ मना कर देती है। घर पहुंचकर जेड देखती है कि उसकी बहन फर्श पर बैठी है और उसका हाथ कांच के एक टुकड़े से कटा हुआ है। बिली मानती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। उसे तेज आवाजें और रोशनी चुभ रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाथ कटा होने के बावजूद उसे दर्द नहीं हो रहा। जेड उसे तसल्ली देती है कि यह सब शायद उसकी दवा का साइड इफेक्ट है। कहानी फिर से वर्तमान 2036 में लौटती है। जेड उस परिवार को अपनी गाड़ी में लेकर टनल के एंट्री पॉइंट की तरफ निकलती है। आगे एक चेक पॉइंट पर उन्हें एक स्मगलर मिलता है। जेड उसे अपनी गाड़ी और उस परिवार के सारे गहने देकर उनके काफिले में शामिल होने की इजाजत ले लेती है। इसके बाद शरणार्थियों से भरी कई वैन टनल के अंधेरे रास्तों की तरफ बढ़ जाती हैं। कुछ देर बाद बैक्स्टर अपनी टीम के साथ उसी जगह पहुंचता है। वह स्मगलर से पूछताछ करता है, लेकिन जब स्मगलर कुछ नहीं बताता तो बैक्स्टर की नजर जेड की चोरी हुई कार पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि वह सही रास्ते पर है। सुरंग के अंदर कुछ घंटों बाद काफिला अचानक रुक जाता है। आगे से लिकर्स नाम के डरावने मॉन्स्टर की आवाजें आ रही होती हैं। ये जीव देख नहीं सकते, लेकिन आवाज सुनकर शिकार करते हैं, इसलिए सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ठीक उसी समय बैक्स्टर अपने सैनिकों के साथ पीछे से पहुंच जाता है। उनके आने की हलचल से लिकर्स भड़क जाते हैं और काफिले पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। सैनिक फ्लेमथ्रोअर चलाते हैं और लिकर्स वैन पर टूट पड़ते हैं। लोग जान बचाने के लिए गाड़ियों से बाहर भागने लगते हैं। जेड अपनी बंदूक से स्मगलरों की मदद करती है और लोगों को बचाने की कोशिश करती है। आखिर में स्मगलरों में से
सिर्फ एक आदमी जिंदा बचता है। वह और जेड उस बच्चे और उसके माता पिता को लेकर एक छोटा दरवाजा खोलकर वहां से निकल जाते हैं, जबकि बैक्स्टर और उसके आदमी उन मॉन्स्टर से लड़ते रह जाते हैं। टनल में आगे बढ़ते हुए उन्हें पता चलता है कि रास्ता पानी से भरा है। जेड और बाकी लोग पानी के बीच से पैदल गुजरते हैं। एक सूखे हिस्से में पहुंचने पर वह छोटा लड़का अचानक बीमार होने लगता है। उसकी आवाज बदलने लगती है और सब समझ जाते हैं कि वह वायरस से संक्रमित हो चुका है। तभी स्मगलर जोर से चिल्लाता है, भागो। उसे अंधेरे में एक विशाल मकड़ी दिखाई देती है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मकड़ी स्मगलर को मार डालती है। बाकी लोग दौड़कर एक कोने में छिप जाते हैं। वह विशाल मकड़ी लगातार उनका पीछा करती है। बच्चे के पिता को वहां पड़ा एक लोहे का पाइप मिलता है। अपने परिवार को बचाने के लिए वह बाहर निकलता है और मकड़ी पर हमला कर देता है। वह मकड़ी को जोरदार वार करता है, लेकिन यह काफी नहीं होता और मकड़ी उसे बीच से फाड़कर मार डालती है। जेड मकड़ी पर गोलियां चलाती है, लेकिन जल्दी ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह माँ और बच्चे को लेकर भागती है। मकड़ी उनके पीछे आती है, लेकिन जैसे ही वह उनके करीब पहुंचती है, जेड एक भारी शटर गिरा देती है, जिसके नीचे दबकर मकड़ी मर जाती है। खतरा टलने के बाद बच्चे की माँ साफ कह देती है कि वह अपने संक्रमित बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मजबूरन जेड को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखकर जरूर बताइए।